Hello everyone, I am Suman. Welcome on Guru Mantra Study Channel. बेटे हम 10th क्लास को पढ़ रहे थे। 10th क्लास को पढ़ते पढ़ते हमने एक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, नेशनलिज्म इन इंडिया। हमने कंप्लीट कर लिया है। मैंने उसके कुछ लास्ट में क्वेश्चंस, लास्ट वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। अब हमारा सेकंड चैप्टर जो कि सिविक्स का है उसको स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम क्या है? पावर शेयरिंग। क्या है? पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है? अपने पास जो शक्तियां होती है उनको बांट देना या उनका बंटवारा करना ही क्या कहलाता है? पावर शेयरिंग कहलाता है। देखो, आपको सुनने में ये लग रहा होगा अगर मेरे पास बहुत सारी ताकत है, अगर मैं दूसरे के साथ उसको शेयर करूंगा तो वो मेरी ताकत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन सच में ऐसा नहीं होता है। यानी कि अगर देश के अंदर हम अपनी पावर को शेयर करते हैं तो हमारी ताकत क्या है? बढ़ती है, ना कि घटती है। तो इसी बारे में, इसी कॉन्सेप्ट पर, इसी आधार पर आज का हमारा चैप्टर होने वाला है। अब इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं? यानी कि हमारे देश के अंदर, या फिर जो आप 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं। यानी कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं वो हमेशा पावर को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। तो पावर शेयर करने से कभी भी पावर कम नहीं होती है, बल्कि देश के अंदर मजबूती आती है। वो कैसे? कि पावर को लेवल्स में शेयर किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, इस तरीके से आपने 3 लेवल सुने होंगे। ऐसे ही आपने ऑर्गन्स सुने हैं। क्या सुने हैं? ऑर्गन्स। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आपने सुना होगा, ये हमारे ऑर्गन्स कहलाते हैं। तो यहां पर पावर को शेयर किया जाता है जिससे देश के अंदर शासन, प्रशासन, रूल अच्छे तरीके से क्या किया जा सके? लागू किया जा सके। तो हमेशा पावर को शेयर करना कमजोरी की पहचान नहीं होती, वो एक ताकत की पहचान भी होती है कि हम ताकत के साथ एक अपने देश को बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए किसको शेयर करते हैं? पावर को शेयर करते हैं। तो इसी सीरीज में हम 2 देशों के एग्जाम्पल लेंगे। यानी कि एक देश ने पावर को शेयर किया तो वहां पर उस देश के अंदर क्या कंडीशन रही, और एक देश ने पावर को शेयर नहीं किया तो वहां पर उसके रिजल्ट किस तरीके से आए। ये हमारे देश हैं। एक तो बेल्जियम देश का उदाहरण लेंगे जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, यानी कि यूरोप के अंदर ये देश एग्जिस्ट करता है। और एक एग्जाम्पल हम लेंगे श्रीलंका का एग्जाम्पल लेंगे जो कि हमारे साउथ मोस्ट पार्ट में, यानी कि साउथ की तरफ ये देश एग्जिस्ट करता है। और इस देश को क्या कहते हैं? ये नारियल की शेप वाला कंट्री भी कहा जाता है। तो इस तरीके से 2 देशों के एग्जाम्पल को पढ़ते हुए हम देखेंगे कि किस देश ने पावर को शेयर किया और किस देश ने पावर को शेयर नहीं किया। अब देखो, यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन 9th क्लास डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, और हमारा चैप्टर क्या है? पावर शेयरिंग। अब यहाँ इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं? What we are going to study in this chapter, बेल्जियम एंड श्रीलंका। यानी कि 2 देशों के एग्जाम्पल लेंगे, एक तो बेल्जियम और एक श्रीलंका। और मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, ये पढ़ेंगे कि मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है। और एक्मेंडेशन इन बेल्जियम, व्हाई द पावर शेयरिंग इन डिजायरेबल इज डिजायरेबल, यानी कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, यानी कि किस तरीके से पावर को क्या किया जाता है? शेयर किया जाता है। यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। उससे पहले आप देखो कि आपको पहले अपना बेल्जियम कंट्री को देखना चाहिए कि हमारा जो कंट्री बेल्जियम है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, यानी कि कहां पर है। इस तरीके से ये आप अगर, ये फ्रांस है, फ्रांस के साथ लगता हुआ बेल्जियम, इसके साथ लगता हुआ नीदरलैंड और जर्मनी। यानी कि जो ये आपका बेल्जियम है उसके साथ लगता बहुत छोटा सा इलाका, हमारा जो हरियाणा है उसके क्या है? सिमिलर एरिया का ये जो देश है वो बेल्जियम है। यहाँ फ्रांस,
इसके ऊपर की तरफ नीदरलैंड और यहाँ जर्मनी, और ये जहां मैं पॉइंट कर रही हूं ये आपका कौन सा है, ये आपका बेल्जियम है। तो इसके बारे में, ये एक यूरोपियन कंट्री है यानी कि यूरोप में एग्जिस्ट करता है, इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो अब ये मैप देखो, ये मैप है, ये किसका मैप है, बेल्जियम का मैप है। जिस तरीके से हम अपने हरियाणा का मैप पढ़े उसी तरीके से इसको क्या है, ये आपका कौन सा मैप है, बेल्जियम का मैप है। बहुत ध्यान से सुनना, मैं मैप से ही समझा देती हूं, फिर यहां से पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा आपको आसान लगेगा। यहां ये जो हिस्सा है, जैसे आप इंडिया को क्या कहते हो, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया ऐसे पुकारते हो। कैसे पुकारते हो, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया कहकर आप पुकारते हो देश को। तो उसी सीरीज में यहां पर भी ये जो बेल्जियम है ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। कितने हिस्सों में बटा हुआ है, दो हिस्सों में। अब एक हिस्से को यानी कि नॉर्थ मोस्ट वाले हिस्से को फ्लेमिश कहते हैं। सिंपल शब्दों में समझना, देखो जो ध्यान से सुनेगा ना उसको हर एक बात समझ में आएगी, और किस तरीके से ये देश एग्जिस्ट करता है, किस तरीके से इसको कहा जाता है। तो यहाँ नॉर्थ वाला पार्ट क्या कहलाता है, आपका फ्लेमिश कहलाता है। और यहाँ पर भाषा कौन सी बोली जाती है, डच भाषा बोली जाती है। यानी कि यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी है, डच भाषा। नॉर्थ वाले पार्ट को फ्लेमिश रीजन कहा जाता है, क्षेत्र कहा जाता है, एरिया कहा जाता है, जहां पर डच भाषा बोलने वाले व्यक्ति ज्यादा रहते हैं। कहां पर, बेल्जियम के अंदर। अब यहां पर ये साउथ वाला इलाका है, ये कहलाता है वेलोनिया। क्या कहलाता है, वेलोनिया। और यहां पर कौन सी भाषा, फ्रेंच भाषा ज्यादा बोली जाती है। यानी कि यहां पर फ्रेंच भाषा इस वाले इलाके में, और इस वाले इलाके में आपकी डच भाषा ज्यादा बोली जाती। सिंपल शब्दों में क्लियर। अब देखें यहां पर जो इलाका है, यहां पर जो पॉपुलेशन रहती है वो ये फ्लेमिश एरिया में जो डच भाषा बोलने वाले हैं उनकी परसेंटेज 59% है। कितनी है, 59%। अगर यहां देखें तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो क्या है, 40। तो देश में आपको लगेगा कि डच भाषा बोलने वाले ज्यादा हैं और फ्रेंच भाषा बोलने वाले क्या है, कम है, 40%। लेकिन क्या है, यहां पर भी क्लाइमैक्स है। क्या है, जो आपकी राजधानी है ब्रुसेल्स, जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ब्रुसेल्स। यहां ऐसे लगा देती हूं, ब्रुसेल्स किसकी राजधानी बेटे, बेल्जियम की राजधानी। क्या है, बेल्जियम की राजधानी। यहां पर जो शासन करते हैं, प्रशासन करते हैं, उनका रेशियो डिफरेंट है। कहने का मतलब क्या है, यहां पर जैसे देश के अंदर डच ज्यादा थे, उसी तरीके से जो डच भाषा बोलने वाले हैं, डच भाषा बोलने वाले हैं, वो देश के अंदर कितने हैं, 20%। यानी कि जो राजधानी है उसमें कितना है, 20% है। और जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं वो 80% है। अब ध्यान से सुनना, कहने का मतलब ये है कि हम एक देश के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, बेल्जियम है। और बेल्जियम का जो स्ट्रक्चर है इस तरह का पाया जाता है। ऊपर वाले हिस्से को फ्लेमिश, नीचे वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, वेलोनिया रीजन कहा जाता है, क्षेत्र कहा जाता है। यहां पर देखो फ्लेमिश रीजन में भाषा बोलते हैं डच भाषा, 59% पॉपुलेशन यहां पर रहती है, जो कि 59% है डच भाषा बोलने वाले। इसी तरीके से साउथ मोस्ट पार्ट में यहां पर वेलोनिया रीजन जहां पर है, वहां पर फ्रेंच भाषा बोलने वालों की संख्या कितनी है, 40% है। यानी कि ये कम है संख्या में और ये क्या है, ज्यादा है। लेकिन जो राजधानी है ब्रुसेल्स, जो राजधानी है उसमें कंडीशन अलग है। वो कैसे अलग है कि डच बोलने वाले, यानी कि जो इधर थे डच बोलने वाले, वो कितना है, 20% है। और फ्रेंच भाषा बोलने वाले कितना है, 80% है। और यहाँ कौन बैठे हैं, वो राजनीति में बैठे हैं, पॉलिटिक्स में बैठे हैं।
पॉलिटिक्स में बैठे हैं, यानी कि अगर जो पॉलिटिक्स जिसके हाथ में पावर है वो कितना है आपके 80%, और वो कौन है? फ्रेंच हैं। कहने का मतलब देश के अंदर जो पॉपुलेशन कम है लेकिन क्या है, इनके पास पावर ज्यादा है। अब देखो क्या होता है, बेल्जियम के अंदर जो पावर में है, पावर में कौन है? फ्रेंच वाले पावर में, क्योंकि राजनीति में बैठे हैं। ये क्या करते हैं, समय के साथ साथ जो आपकी फ्रेंच कम्युनिटी है उसको बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, यानी कि जॉब निकाली तो ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे? फ्रेंच भाषा बोलने वालों को देंगे, है ना। अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, अलग अलग जगह का जो भी अपॉर्चुनिटी है वहां पर प्रेफरेंस किसको दी जाती है? फ्रेंच भाषा बोलने वालों को दी जाती है। तो इसके कारण क्या होता है कि ये जो बेल्जियम देश है उसमें जो अलग अलग जो एक कम्युनिटी है, जो भाषा बोलने वाली कम्युनिटी है, उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं, यानी कि लड़ाई झगड़े होने की संभावना हो जाती है। और उसी चीज की जरूरत पड़ती है जो हमारे चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। क्या है? पावर शेयरिंग। अब देखो थोड़ा सा इसको यहां से पढ़ लो, जैसे आप अपनी बुक में से भी पढ़ के देखना कि मैंने क्या सही चीजें वही बताई हैं जो आपकी बुक में लिखी हुई हैं। बेल्जियम एथनिक कंपोजिशन। अब एक शब्द आया है एथनिक। क्या है? एथनिक। एथनिक को समझो, ये क्या होता है, यानी कि एक हम कल्चर शेयर करते हैं, एक तरह का जब हम कल्चर शेयर करते हैं तो वो क्या कहलाता है? एथनिक कंपोजिशन कहलाता है। आपने देखा कि यहाँ पर डच भाषा बोलने वाले, फ्रेंच भाषा बोलने वाले मिलते हैं, तो डच भाषा बोलने वाले एक एथनिक कंपोजिशन हो गया। क्या हो गया? एक एथनिक कंपोजिशन हो गया। और फ्रेंच भाषा बोलने वाले एक एथनिक कंपोजिशन हो गया। कहने का मतलब जब एक सोसाइटी, एक समाज एक अलग तरह के कल्चर को फॉलो करता है, वहीं क्या कहलाते हैं? एथनिक कहलाते हैं, एथनिक कंपोजिशन कहलाते हैं। इसको थोड़ा सा और सिंपल करेंगे, जैसे कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई मुस्लिम है, कोई बौद्ध है, कोई जैन है, तो ये अलग अलग क्या है? एथनिक कंपोजिशन है, यानी कि धर्म के आधार पर उनका कल्चर, रहने सहने का जो ढंग है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो इसी तरह की जो देखो, एक डाइवर्सिटी शब्द सुना होगा, यानी कि डाइवर्सिटी, विभिन्नताएं, अलग अलग होना। ये जो विभिन्नताएं होना है ना, एक गुलदस्ते की तरह होती हैं। अगर हम एक साथ रह रहे हैं ना तो वो गुलदस्ता महकता रहेगा बहुत अच्छे तरीके से, हम आपस में मिलकर रह रहे हैं तब ऐसा होगा। लेकिन डाइवर्सिटी एक जहर की तरह भी काम करती है, यानी कि जब हम एक दूसरे से अलग महसूस करने लग जाते हैं, हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, बौद्ध अलग है, जैन अलग है, अगर इस तरह की भावना अगर हमारे मन में आनी स्टार्ट हो जाती है, उससे क्या होता है? उससे हमारे देश के अंदर, हमारी संस्कृति के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे हमारे जो देशवासी हैं या फिर कोई भी एथनिक कंपोजिशन है वो आपस में लड़ना झगड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? एथनिक कहते हैं। अब ये कह रहे हैं 59% लिव इन द फ्लेमिश रीजन। मैंने बताया ना इधर वाला रीजन क्या है? फ्लेमिश रीजन। और कितना परसेंट? 59%। और भाषा कौन सी बोलते हैं? डच भाषा का इस्तेमाल ये करते हैं। अनदर 40% पीपल लिव इन द वेलोनिया। वेलोनिया मैं बता चुकी हूं, साउथ वाला पार्ट रीजन एंड स्पीक द फ्रेंच। और कितना परसेंट थे? 40% थे। कितना थे? 40%। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक जर्मन। ये वाला हिस्सा, यानी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, कहां पर? बेल्जियम के अंदर, जो कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? जर्मन भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वो क्यों? क्योंकि जर्मनी मैंने बताया ना इनके साथ लगता हुआ कंट्री है, तो वो कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? जर्मन भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो सेंटर में होती है, यानी कि जो कैपिटल होती है, जहां पर पावर, पॉलिटिकल पार्टी पावर्स में काम करती है, वहां पर देश का उल्टा होता है। देखो, इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, आपको याद रखना है बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। 80% people speak French while the 20% are Dutch speaking। बहुत बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये, आपको कंपोजिशन
समझ में आ गया, किसका कंपोजिशन समझ में आ गया आपको, बेल्जियम का कंपोजिशन की किस तरीके से बेल्जियम बना हुआ है। आज के लिए बेटे इतना ही। कल मैं आपको बताऊंगी श्रीलंका के बारे में, यानी कि श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे कि वहां पर क्या सिचुएशन है। फिर इन दोनों के बारे में पढ़ने के बाद यानी कि ज्योग्राफी देखें और क्या है रिलीजन को देखें, कास्ट को देखें, इनको देखने के बाद फिर इन देशों में क्या कंडीशन पैदा होती है जिसके कारण इन देशों में किसकी जरूरत पड़ी, पावर शेयरिंग की जरूरत पड़ी। इनको हम अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बच्चों को बताया करो बेटे, जो नीडी स्टूडेंट होते हैं उनको बताया करो। मैं चाहती हूं कि आप हर स्टूडेंट उस स्टूडेंट के पास जरूर मेरी वीडियो को भेजें जहां जिन बच्चों को बहुत जो क्या है बड़ी फीस पे नहीं कर पाते और उनको बहुत जरूरत है, पढ़ना चाहते हैं, उनके पास आप जरूर इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।